Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss in detail about glands of stomach और gastric gland. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टमक के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे और डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा था. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स को. Gastric glands are tubular structure made up of different types of cell. ये basically ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि different types of cell के बने होते हैं, जिनको हम लोग आज in detail देखेंगे. They are classified into three types on the basis of their location in stomach. Basically stomach में इनकी location की बेस पर ही इनकी नेमिंग दी गई है. फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड कार्डिक ग्लैंड. अब इनको हम लोग डायग्रामेटिकली अगर देखें, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे आ रही थी एसोफेगस, देन यहाँ पे हमारे पास एक डोम शेप स्ट्रक्चर आ रहा था जिसको हम लोगों ने नेम दिया था फंडस का. यहाँ पे हमारे पास कौन सा रीजन आ रहा था? कार्डिक रीजन. यहाँ पे हमारे पास आ रहा था कार्डिक स्फिंक्टर, जिसकी हेल्प से फूड हमारे एसोफेगस से आता है स्टमक में. और यहाँ पे हमारे पास इसकी बॉडी आ रही थी और ये बॉडी एक्सेस से यहाँ की नैरो होती है और इस रीजन को कहा जाता है पाइलोरिक रीजन. इसके अलावा यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर था और यहाँ पे हमारे पास इसकी ओपनिंग हो रही थी ड्यूडिनम में. तो सबसे पहले ग्लैंड आ रहा है फंडिक ग्लैंड. फंडिक ग्लैंड कौन से रीजन में होगा? फंडस रीजन में. पाइलोरिक ग्लैंड पाइलोरिक रीजन में, जबकि जो कार्डिक ग्लैंड है वो कार्डिक रीजन में होगा. सो इनकी लोकेशन की बेस पर ही इनकी नेमिंग है. तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फंडिक ग्लैंड. अब ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली ये ग्लैंड्स बन किस तरह नहीं है. जैसे कि हमने स्टमक की 4 लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें सीरस लेयर आ रही थी, मस्कुलर लेयर आ रही थी, सब म्यूकस लेयर आ रही थी और म्यूकस लेयर आ रही थी. जो उसकी जो म्यूकस लेयर होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पे इसकी म्यूकस लेयर होती है, वो इस तरह से ना इन्वेजिनेट करती है और यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स बना देती है. अब इन ग्लैंड्स की इस जगह पर ना पिट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा जो भी सेक्रेशंस होंगी ग्लैंड की वो हमारे स्टमक में आएंगी. तो अब देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग फंडिक ग्लैंड को. इट इज लॉन्ग एंड ट्यूबुलर. अब जो फंडिक ग्लैंड है ये लॉन्ग और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट सेल से कंस्टिट्यूट हुआ होता है, डिफरेंट सेल से बना होता है, जैसे कि चीज सेल, पेप्सिनोजन सेल, पेराइटल सेल और एक्जेंटिक सेल, म्यूकस नेक्स सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स, इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स, इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स एंड स्टेम सेल. अब ये जितने भी सेल्स हैं इन्होंने कोई ना कोई सेक्रेटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना और स्टमक की फंक्शनिंग में हेल्प आउट करनी है. जैसे कि सबसे पहले अगर चीज सेल और पेप्सिनोजन सेल को देखें तो इन्होंने क्या चीज सेक्रीट करनी है? इन्होंने सेक्रीट करना होता है पेप्सिनोजिन, इसके अलावा लाइपेज, इसके अलावा इन्होंने सेक्रीशन करनी होती है यूरेस की. अब जो पेप्सिनोजिन है ये बेसिकली पेप्सिन फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है. इस तरह जो लाइपेज है इसने क्या करना होता है? इसने बेसिकली ब्रेक डाउन करनी होती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. जो यूरेस है इसने क्या करना होता है? एक्ट करना होता है यूरिया पे और उसको कन्वर्ट कर देना होता है अमोनिया में. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेराइटल सेल और एक्जेंटिक सेल. इन्होंने बेसिकली किस चीज की सेक्रीशन करनी होती है? इन्होंने सेक्रीट आउट करना होता है एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर, सेकेंडली इन्होंने एक्सक्रीट आउट करना होता है HCl. इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड इट विल लीड टुवर्ड्स पर्नीशियस एनीमिया. इसके अलावा जो HCl है इसका हमने बताया था कि ये पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में. इसके अलावा हमारी स्टमक में एसिडिटी को भी क्रिएट करता है और डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट आ रहा है म्यूकस नेक्स सेल. जो म्यूकस नेक्स सेल है इन्होंने बेसिकली म्यूकस की प्रोडक्शन करनी होती है, सेक्रीशन करनी होती है. इस म्यूकस की हेल्प से जो हमारे स्टमक की वॉल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहती हैं किस चीज़ से? एसिड से. जो HCl है ताकि वो हमारी अपनी ही स्टमक की वॉल्स को अफेक्ट ना कर दे. तो म्यूकस लेयर जो होगी, म्यूकस नेक्स सेल्स जो होंगे ये म्यूकस को सेक्रीट आउट करेंगे और हमारी स्टमक की एपिथेलियल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंटेरो एंडोक्राइन सेल. जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स आ जाएंगे, जैसे कि G सेल्स इसमें आ जाएंगे, इसके अलावा
अलावा डी सेल्स आ जाएंगे और इसके अलावा इसमें ए सेल्स आ जाएंगे। जो जी सेल्स है इन्होंने प्रोड्यूस करना होता है गैस्ट्रिन को। जो गैस्ट्रिन होता है इसने क्या करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन को। जब तो डी सेल्स है इन्होंने सोमैटोस्टैटिन की सेक्रेशन करनी होती है। जो सोमैटोस्टैटिन है इसने इनहिबिशन करनी होती है गैस्ट्रिक एसिड की। जबकि हमने कहा था जी सेल ने जो गैस्ट्रिक रिलीज करना है उसने स्टिमुलेशन करनी है, जबकि डी सेल ने इनहिबिशन करनी है। इस तरह जो ए सेल है उन्होंने क्या चीज सेक्रेट आउट करनी होती है, ग्लूकागोन। जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एंटेरोक्रोमाफिन सेल। जो एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है इन्होंने बेसिकली सेक्रेशन करनी होती है सीरोटिनिन की। इस तरह जो एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स है ईसीएल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, इन्होंने किस चीज की सेक्रेशन करनी होती है, हिस्टामाइन की। जो हिस्टामिन है इससे भी बेसिकली क्या करना होता है, गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टेम सेल। जो स्टेम सेल्स होते हैं ना ये कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं बाकी सेल्स से। अब ये जो जितने भी सेल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इन्होंने डायरेक्टली ही अपनी सेक्रेशन करनी होती है ग्लैंड्स में, स्टमक में, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पेराइटस सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स है ना, इन्होंने क्या करना होता है कि इनके पास होते हैं कैनाक्यूलाई। इन कैनाक्यूलाई की हेल्प से ये ग्लैंड्स के अंदर सेक्रेशन अपनी सेंड करते हैं। लेकिन जो बाकी हैं वो डायरेक्ट ही अपनी सेक्रेशंस कहाँ पर भेज देते हैं, ग्लैंड्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पाइलोरिक ग्लैंड। इट इज शॉर्ट एंड टॉर्चस इन नेचर, जबकि हमने उसका बताया था वो लॉन्गर ट्यूबुलर होती है। These glands are formed by following cells. इसमें आ रहे हैं G cells, mucus cells, enterochromaffin cells and enterochromaffin like cells. G cells का हम लोगों ने बता दिया था कि उसने किस चीज की सेक्रेशन करनी होती है, गैस्ट्रिन की। नेक्स्ट म्यूकस सेल का भी हमने बताया था कि उसने म्यूकस की सेक्रेशन करनी होती है और हमारे स्टमक वॉल की एपिथेलियल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना होता है एसिड से। इसके अलावा एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स का पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इसने सेरोटोनिन की प्रोडक्शन करनी है। इसके अलावा एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स के बारे में हम बता चुके हैं कि उसने हिस्टामिन की सेक्रेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कार्डिक ग्लैंड। इट इज ऑल्सो शॉर्ट एंड टॉर्चड। इसके अलावा हमने पाइलोरिक ग्लैंड का भी पढ़ा था, वो भी शॉर्ट एंड टॉर्चस होता है। इसके अलावा हमने फंडिक ग्लैंड का पढ़ा था, वो लॉन्ग होता है और ट्यूबुलर होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग सेल, म्यूकस सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स एंड चीफ सेल। म्यूकस सेल का हमने पढ़ा था कि वो म्यूकस की सेक्रेशन कर रहा होता है जो कि हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है एसिड से। इसके अलावा एंटेरोक्रोमाफिन का पढ़ा था, इसने किस चीज की सेक्रेशन करनी होती है, सेरोटोनिन की। इसके अलावा एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल का पढ़ा था जिन्होंने हिस्टामिन की सेक्रेशन करनी होती है। इसके अलावा चीफ सेल्स बेसिकली कौन से सेल्स थे, पेप्सिनोजेन सेल्स, जिन्होंने किस चीज की सेक्रेशन करनी थी, पेप्सिनोजेन की, लाइपेज की और इसके अलावा यूरेस की। तो ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक होता है और डेली में हमारे पास 1 to 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन आ रहा है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन ये किस तरह से प्ले करता है कि ये डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह की सेक्रेशन करता है, जैसे कि पेप्सिनोजेन की, इसके अलावा लाइपेज की, अमाइलेज की, यूरेस की, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। डाइजेशन में हम लोगों ने बता दिया इसने किस चीज़ की करनी है, पेप्सिनोजेन की, इसके अलावा लाइपेज की, अमाइलेज की, इसके अलावा यूरेस की। पेप्सिनोजेन का हम लोग अभी तक फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं कि इसने एसीएल की हेल्प से कन्वर्ट होना होता है पेप्सिन में और प्रोटीन की डाइजेशन करवानी होती है। इसके अलावा लाइपेज का हमने पढ़ा था कि इसने फैट्स को कन्वर्ट करना होता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। अब जो लाइपेज होता है ना, इसको एक्टिव होने के लिए पीएच चाहिए होती है 4 to 5। अगर पीएच हो 2 हो, 2.5 हो, 3 हो, तब ये इनएक्टिव रहेगा और फंक्शनिंग नहीं करेगा। इसके अलावा जो अमाइलेज होता है इसने बेसिकली किस चीज़ की डिग्रेडेशन करनी होती है, स्टार्च की। द लास्ट वन हमारे पास आ रहा है यूरेस। यूरेस ने किस चीज़ को, यूरिया को कन्वर्ट कर देना होता है अमोनिया में।
नेक्स्ट इसका फंक्शन आ रहा है हेमाटोपोइटिक फंक्शन। हेमाटोपोइटिक फंक्शन में बेसिकली इसने इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन करवानी होती है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो ऑब्वियसली लीड कर जाएगा परनीशियस एनीमिया की तरफ। एनीमिक कंडीशन बॉडी में डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इसका फंक्शन आ रहा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन सी चीज़ परफॉर्म करेगी? म्यूकस। जो म्यूकस होता है वो बेसिकली हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बेसिकली एक म्यूकोप्रोटीन होती है जो कि हमारे स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोड्यूस हो रही होती है और इसकी वॉल्स को बेसिकली जो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग है इसको एसिडिक इन्वायरमेंट से HCl से प्रोटेक्ट करके रख रही होती है। लास्ट फंक्शन इसका आ रहा है फंक्शन ऑफ HCl। अब जैसे HCl का हम लोगों ने बताया कि ये अपनी ही वॉल्स को डैमेज कर सकता है, लेकिन जो म्यूकस होता है वो इसको इस चीज़ से प्रिवेंट कर लेता है। अब HCl के कुछ फंक्शंस होती हैं। इसका एक तो सबसे पहले इसका फंक्शन होता है बैक्टीरिसिडल फंक्शन। वो किस तरह से परफॉर्म करता है? जैसे कि हम लोगों ने कोई फूड इंगल्फ कर लिया, वो हमने बताया था कि पहले जो स्लाइवा होंगे ना उसमें हमारे पास लाइजोसाइम्स होते हैं जो कि हमारे स्लाइवा में ही स्लाइवा की हेल्प से जो हमारा फूड होता है अगर उसमें कोई बैक्टीरियाज वगैरह होंगे तो उसको किल कर देंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ कंडीशंस में हमारे स्टमक तक वो बैक्टीरियाज आ गए हैं तो उसमें हमारे पास जो HCl होता है वो बैक्टीरिसिडल अफेक्ट शो करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा और उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। इसके अलावा इसमें स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होता है जिसकी वजह से जो हमारे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you so much.